हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसका टाइटल बनेगा ब्लड क्लॉटिंग। तो जैसा कि हेडिंग के माध्यम से आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि ये टॉपिक आपके लिए, आपके जानकारी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हेडिंग बनाइएगा ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर स्कंदन होता क्या है। तो जैसे कि बताया गया, लिखना क्या है कि सामान्यतः जब किसी भाग में चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो ऐसे भागों से ब्लड जो होता है ये शरीर से बाहर आने लगता है, और जिस भाग पर ये ब्लड बाहर आ रहा है उसी भाग पर या बाहर खून नीचे गिरने के बाद महज कुछ ही मिनटों में ये खून अपने आप थक्का बन जाता है, जम जाता है। तो इसी प्रक्रिया को रुधिर का जमना या रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, अर्थात खून के जमने की प्रक्रिया घाव के ऊपर या फिर बाहर। अच्छा, खून कैसे जमता है ये समझने से पहले हमें कुछ और विशेष बातों को जान लेना चाहिए डिटेल में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमारा जो लीवर है, ये लीवर दो टाइप के प्रोटीन को स्रावित करता है या फॉर्म करता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा बनाता है हेपेरिन। ठीक है, ये दो मटेरियल, दो टाइप के प्रोटीन फॉर्म करता है हमारा लीवर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग हेपेरिन का फॉर्मेशन अदर सेल्स के द्वारा भी पढ़ेंगे, मोनोसाइट भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा। तो फाइब्रिनोजेन क्या होता है? ये एक टाइप का ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल है। क्या है? मटेरियल है। और हेपेरिन जो होता है ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल है। याद रखिएगा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल। मतलब ये हुआ कि खून जो जम जाता है बाहर आने के बाद, वो इसकी वजह से, फाइब्रिनोजेन की वजह से। और शरीर के अंदर जब तक खून है तब तक वो नहीं जमेगा, इसकी वजह से, हेपेरिन की वजह से। तो ये दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि खून बाहर आने के बाद ही जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि जैसे ही खून बाहर आता है वो जो है फ्री ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आने से ये फाइब्रिनोजेन जो है एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और ये काम करने लगता है विकब शरीर के बाहर। ठीक है, और जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये महज 2 से 5 मिनटों में, कितने समय में? 2 से 5 मिनटों में ये खून को क्लॉट कर देता है, थक्का बना देता है। लेकिन ये प्रक्रिया खास तौर पे ब्लड के बाहर आने पर ही होती है। क्यों? शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर डीएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा हेपेरिन भी प्रेजेंट होता है ब्लड में, जो शरीर के अंदर उपस्थित खून को क्लॉट होने से रोकता है, क्योंकि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल होता है। ये शरीर के अंदर एक्टिव रहता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ अंदर एक्टिव होगा, बाहर ये जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है इसको, फ्री ऑक्सीजन जैसे इसको मिलता है, तुरंत ये निष्क्रिय हो जाता है। अंदर ये सक्रिय फॉर्म में रहता है, और इसी की वजह से खून जो है नसों में क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, जनरली। लेकिन अगर किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए, किसकी? अगर विटामिन के की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो ये घटना हो सकती है। मतलब हमारे नसों में भी खून क्लॉट हो सकता है अगर के की कमी हो जाती है तो इसकी भी कमी हो जाएगी। इस वजह से खून जो है नसों में भी क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जनरली आप जान गए कि 2 से 5 मिनट में खून जमता है इसी फाइब्रिनोजेन की वजह से। कैसे जमता है, आइए इस प्रक्रिया को एक डायग्राम के माध्यम से, एक रेखीय मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहली बात याद रखिएगा, जैसे ही चोट लगेगी, शरीर के किसी भी भाग में अगर इंजरी होती है, चोट लगती है, तो तुरंत वहां से ब्लड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही चोट लगेगी तुरंत उस चोट वाले भाग से ब्लड जो होता है वो बाहर आने लगता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी चोट लगेगी वहाँ पर नसें जरूर पाई जाती हैं, नसों में कट लगता है, और उस नसों के माध्यम से
ब्लड का जो सिक्रीशन है वो बाहर की तरफ होने लगता है। ठीक है, अब एक बात जानते हैं आप कि उस ब्लड में जो है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स मतलब होता है, आपको पता है, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट लिखते हैं, कि खून के अंदर उपस्थित ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो खून को थक्का बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर किसी के ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो ब्लड है वो बहुत कम चांसेस है, बहुत टाइम लगता है थक्का बनने में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। तो जैसे ही चोट लगेगी उस कटे हुए भाग से ब्लड का रिस्क्रीशन स्टार्ट हो जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उस ब्लड में मैंने बताया कि उस ब्लड में ऑलरेडी पहले से क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक, जिसे हम हिंदी में प्लेटलेट्स इसका जो दूसरा नाम होता है इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं। एक्चुअली ये विशेष प्रकार का केमिकल होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल किसके द्वारा निकाला जाता है, प्लेटलेट्स कोशिकाओं के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर चोट लगा हुआ है उसी भाग पर प्लेटलेट्स भी निकल रहा है खून के साथ साथ, और उसी प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक ये केमिकल भी निकलता है। ठीक है, ये केमिकल क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, इस केमिकल और उसी ब्लड में कैल्शियम आयन की उपस्थिति भी होती है। जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, 2+ आयन है ये। तो दो चीजें प्रेजेंट है उस समय, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और दूसरा कैल्शियम। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में आपके ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या होता है, एक टाइप से ये एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इन दोनों की वजह से चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में। ध्यान दीजिएगा, कुछ टफ नहीं है, वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया कि जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट हैं, और प्लेटलेट्स के द्वारा जो है क्या निकल रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये केमिकल है जो कि खून में निकल रहा है इसी के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा। और उसी खून में पहले से ही कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की उपस्थिति में खून में पहले से ही प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम ये चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में। अब ये भी एक एंजाइम ही होता है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, उसी ब्लड में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजेन। तो ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन उस फाइब्रिनोजेन को चेंज कर देता है फाइब्रिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फाइब्रिन में चेंज हो जाता है इसी की वजह से, यानी कि जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये क्या है, प्रोटीन है, मैंने बताया ये एक टाइप का प्रोटीन है जो खून को जमाएगा। अब ये चेंज हो चुका है फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या होता है, ये ऐसे ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस स्थान पर ये कट लगा हुआ है, अगर मान लीजिए ये कट है जहाँ पर लगा हुआ है, खून ऐसे ऐसे बह रहा है, तो ये जो फाइब्रिन देख रहे हैं आप, जाल जैसी रचना, ये इसके ऊपर ऐसे आकर के एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं। ठीक है, और इसी जाल की वजह से उस ब्लड में जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं ये इसमें फंसने लगती हैं, और देखते ही देखते लगभग 2 to 5 मिनट में जो है ये ब्लड जो है ये क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो इतना ही समय सिर्फ लगता है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और आगे चल सकता है, मतलब 2 से 8 मिनट भी हो सकते हैं लग जाए समय थक्का बनने में। लेकिन अगर कुछ पेशेंट, जैसे मैं बता दूं, अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, अगर किसी व्यक्ति में हेमोरेज की बीमारी है या फिर हीमोफीलिया की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट का जो ब्लड होता है वो 24 घंटे तक भी जो है थक्का नहीं बनता है। तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से ऐसे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। फिलहाल उसको बाद में देखेंगे हम। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, चोट लगने पर सबसे पहले क्या होता है, ब्लड निकलता है कटे हुए भाग से। फिर क्या होगा, उसी ब्लड में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक केमिकल सिक्रेट करती हैं ब्लड में, और ब्लड में ऑलरेडी पहले से कैल्शियम 2+ प्रेजेंट होता है। इन दोनों की उपस्थिति में खून में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम ये चेंज कर दिया जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ये भी एंजाइम ही है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, उसी खून में उपस्थित एक प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं, यही वो मेटेरियल जो ब्लड को क्लॉट करने वाला है।
तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन क्या होता है, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कटे हुए भाग के ऊपर से जाल जैसी रचना बनाते हैं, ठीक है। उसी जाल के कारण से खून के साथ बह रही जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं, ये इसमें फंसने लगती हैं और वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसे कहते हैं कि ब्लड जो है क्लॉट हो चुका है। इतना काम होने में महज 2 से 5 मिनट का समय लगता है। इसी प्रक्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई समस्या है, मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनमें 2 से 5 मिनटों में खून क्लॉट नहीं होता है, तो उसके लिए समस्या होती है। क्या समस्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों प्रॉब्लम्स का नाम आप याद रखिएगा। एक बीमारी होती है हेमोरेज, हेमोरेज, और दूसरा क्या होता है, हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये 2 बीमारियां होती हैं। दोनों बीमारी को ये ध्यान से समझते हैं। अगर शरीर में या खून के अंदर जो है फाइब्रिनोजन की कमी है, ठीक है, फाइब्रिनोजन की कमी है, जिसे हम फैक्टर 3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर 3। अगर इस चीज की क्या है, कमी अगर है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए जो पेशेंट है उसका ब्लड बहुत ज़्यादा रिसाव होगा उसका। क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट का जो ब्लड होता है वो इसकी कमी की वजह से थक्का नहीं बनता है, घाव के ऊपर थक्का नहीं बनता है, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। ये केस खास तौर पे हीमोफीलिया में होता है, ठीक है। ऐसा तो हीमोफीलिया का जो अगर देखा जाए ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करते हैं, तो उसका एक उपाय होता है कि वो हर साल, हर वर्ष जो है अपना ब्लड जो होता है वो चेंज कराए। ये इसका उपाय होता है। क्या उपाय है, ब्लड को वो क्या कराए, चेंज कराए, यही इसका उपाय है, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन हीमोफीलिया तुरंत नहीं हो जाता है। हीमोफीलिया से पहले होती बीमारी हेमोरेज। हेमोरेज माने होता है रुधिर स्राव। क्या, रुधिर स्राव, यानी कि खून का बहना। यानी कि अगर देखा जाए शरीर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे मुंह है, दांत उसके अंदर जो आ रहे हैं, या अलग जो पार्ट होते हैं, तो ऐसे भागों से भी जो है अगर थोड़ी मात्रा में ब्लड का सिक्रीशन हो रहा है ऑटोमेटिक, तो उस चीज़ को, उस घटना को हम लोग कहते हैं रुधिर स्राव, ठीक है। और रुधिर स्राव अगर ये बीमारी आगे चल करके और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, देन यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीमोफीलिया में। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा, मेंटेन करें अपने शरीर में फाइब्रिनोजेन को, ठीक है। फाइब्रिनोजेन को मेंटेन करने के लिए नेचुरली आप खास तौर पे जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनका ही ज़्यादातर सेवन करें। इसके अलावा और भी तमाम जो है फाइब्रिनोजेन को इंक्रीज करने वाले में आते हैं, जैसे पालक होता है, चुकंदर है, ऐसे तमाम चीज़ें, कीवी फ्रूट्स है, ऐसे तमाम चीज़ों को अगर आप यूज करते हैं तो फाइब्रिनोजेन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये समस्या आप में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अलावा और भी तमाम टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग अपने नए क्लास के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग पिछले वीडियोस का स्टडी करेंगे। जो भी टॉपिक जिन लोगों का छूटा हुआ है वो पिछले वीडियोस को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ओपन करके स्टडी कर लेंगे। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।